प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। भौतिकी की इस कक्षा में हम लोग अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के भाग 5 का आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले 4 भागों का आपने अध्ययन किया है, तो आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि आज के हमारे शिक्षण के बिंदु क्या हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना देखेंगे, उसके पश्चात शुद्ध गतिकी देखेंगे, घूर्णन गति में कोणीय चर क्या होता है इसको आप अध्ययन करेंगे, रेखीय चरों तथा कोणीय चरों में क्या संबंध है ये भी देखेंगे आप, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध का सदिश रूप क्या होता है ये भी आप पढ़ेंगे। उसके पश्चात आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर आपको एक गृह कार्य दिया जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अचर अक्ष के परितः घूर्णन गति की शुद्ध गतिकी। प्यारे बच्चों, इसके पहले जो 4 भागों का आपने अध्ययन कर लिया है, उन 4 भागों के अंतर्गत आपको दृढ़ पिंड की परिभाषा, साथ ही साथ उसके कुछ गुण बताए गए होंगे। दृढ़ पिंड की जो गति होती है, स्थानांतरी गति और घूर्णन गति, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ घूर्णन गति से संबंधित कुछ विशेषता भी बताया गया होगा, और ये आप उसको घूर्णन गति और स्थानांतरी गति जो एक साथ होती है लौटने गति में, उसका भी अध्ययन आपने किया है। तो यहाँ पर हम लोग आज शुरू करेंगे अचर अक्ष के परितः घूर्णन गति की शुद्ध गतिकी। तो आप घूर्णन गति से परिचित हैं। घूर्णन गति का कारण बताए बिना उसका अध्ययन शुद्ध गतिकी कहलाता है। यानी अगर कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, लेकिन वो घूर्णन किसके कारण कर रहा है उसका अगर हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं, तो ये शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आता है। और शुद्ध गतिकी में हम लोग कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण तथा घूर्णन गति के समीकरणों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए आपके घूर्णन गति में कोणीय चर क्या है। आप भली भांति परिचित हैं घूर्णन गति से कि कोई भी पिंड अपनी एक अक्ष के परितः जब वो घूर्णन गति करता है तो उसके समस्त कण उस अक्ष के परितः एक वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, और उस वृत्त का केंद्र उस घूर्णन अक्ष पर होता है, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह त्रिज्या घूर्णन अक्ष से कण की दूरी पर निर्भर होती है। यहाँ देखिए चित्र में एक दृढ़ पिंड दर्शाया गया है, और इस दृढ़ पिंड को निर्देश तंत्र x, y, z में रखा गया है। साथ ही साथ ये जो दृढ़ पिंड है, यह निर्देश तंत्र के z अक्ष के अबाउट ये घूर्णन गति कर रहा है। ठीक, यहाँ पर एक कोई संदर्भित बिंदु P लिया गया है, और बिंदु P जिस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उसका केंद्र ये C है और उसकी त्रिज्या R है। मान लीजिए प्रारंभ में यानी t बराबर 0 पर वह P पर है, और t समय के बाद यानी t बराबर t पर वह P डैश पर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कोणीय विस्थापन क्या होगा। तो घूर्णन अक्ष को किसी कण से मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर ये आपने कण लिया और ये घूर्णन अक्ष है, इसको मिलाने वाली रेखा CP किसी समयांतराल में जितने कोण से घूमती है उसे पिंड का कोणीय विस्थापन कहते हैं। और कोणीय विस्थापन जैसे आप समतली कोण का परिभाषा पढ़े हैं उसके अनुसार देखिए, तो कोणीय विस्थापन बराबर जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि चाप बट्टे हो जाता है त्रिज्या। तो यहाँ पर चाप की जो वैल्यू होगा वह PP डैश की दूरी हो जाता है। तो कोणीय विस्थापन को अगर आप डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं तो चाप यहाँ PP डैश की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा S, ओवर त्रिज्या हो जाएगा आपका R। आप पाएंगे
कि डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा समीकरण नंबर 1 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो रेडियन है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है और चूंकि यह दो शुद्ध राशियों का अनुपात है अतः इसकी कोई बीमा नहीं होती है, अर्थात ये बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक हो गया आपका रेडियन और यह बीमाहीन राशि है। कई कई किताबों में आप पाएंगे इसका बीमा लिखा हुआ m/0 L0 T0। इस तरह से ये गणितीय संकल्पना के लिए ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन इसका कोई बीमा नहीं होता है। अब देखिए, आइए देखते हैं हम लोग कोणीय वेग क्या है। तो घूर्णन गति में समय के साथ पिंड के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसके पहले जो फिगर में आपने देखा है कि समयांतराल डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस 0, क्योंकि प्रारंभ में आप पाए थे कि कण P पर था और T समय बाद वह P डैश पर चला गया है। तो इस समय अंतराल में देखा जाए कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा। अतः हम लोग परिभाषित करेंगे औसत कोणीय वेग। तो औसत कोणीय वेग ओमेगा बार इज इक्वल टू हो जाएगा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बटे समयांतराल डेल्टा टी। ये हो जाएगा आपका औसत कोणीय वेग के लिए व्यंजक है। आगे अब देखिए, अगर आप डेल्टा टी को शून्योत्तर करते जाएं, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस स्थिति में डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी अपने सीमांत मान को प्राप्त करता है। अब एक विशेष समय पर तब हमको उस कण का कोणीय वेग प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक कोणीय वेग, और इसे हम लोग ओमेगा से व्यक्त करेंगे। अतः तात्क्षणिक कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। ये हो गया आपका तात्क्षणिक कोणीय वेग जो कि उस कण का है। इसका मात्रक देख लीजिए, यहां से इसका मात्रक, अब इस समीकरण से देखिए डी थीटा का मात्रक हो जाएगा रेडियन और डी टी का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, इसका मात्रक है। और इसका जो बीमा होता है वो बीमा हो जाएगा आपका m0 L0 T-1। ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। आप लोग इसके पहले जो है एक समान वृत्तीय गति पढ़े हैं, और एक समान वृत्तीय गति में आप लोग देखते हैं कि रेखीय गति का परिमाण v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से संबंधित है। यानी ये कण P के लिए है और ये सार्वभौमिक है कि घूर्णन गति करते हुए किसी दृढ़ पिंड के समस्त कणों के लिए लागू होगा। तो इसको हम लोग सामान्य रूप में लिख सकते हैं कि वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आर आई, समीकरण नंबर 2, जहां आई की वैल्यू 1 से लेकर
कर i n तक होती है, जहां n बताता है कि उस दृढ़ पिंड में कुल कणों की संख्या है। ठीक, अब एक कण ऐसा लेते हैं, एक कण जो घूर्णन अक्ष पर है। तो जब घूर्णन अक्ष पर है उस स्थिति में आप पाएंगे कि r = 0। दिस इंप्लाइज दैट समीकरण 1 से v = ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 0 = 0, अर्थात घूर्णन अक्ष पर स्थित पिंड के कण का रेखीय वेग शून्य होता है, जो यह दर्शाता है कि घूर्णन अक्ष स्थिर होता है। घूर्णन अक्ष स्थिर होता है। इस पूरी संकल्पना में हम लोग देखें कि कोणीय वेग ऐसा लगता है कि वह एक अदिश राशि है, परंतु यहाँ पर कोणीय वेग को सदिश राशि मानेंगे, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे, उसके लिए फिर आगे देखा जाएगा। यानी कि कोणीय वेग एक सदिश राशि है। आइए अब हम लोग देखते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है। जिस तरह से आप रेखीय गति में असमान रेखीय गति में रैखिक त्वरण पाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर घूर्णन गति में भी जब असमान घूर्णन गति होता है तो हम लोग को कोणीय त्वरण प्राप्त होता है। उसी के सदृश देखिए, असमान घूर्णन गति में समय के साथ पिंड के कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, और इसे हम लोग अल्फा से व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं, माना कि किसी दृढ़ पिंड के किसी कण के कोणीय वेग में परिवर्तन डेल्टा टी समय में या समयांतराल डेल्टा टी में डेल्टा ओमेगा है, तो औसत कोणीय त्वरण तो औसत कोणीय त्वरण आपका हो जाएगा अल्फा बार इक्वल टू कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब यहाँ पर भी आप क्या करिए, डेल्टा टी को शून्योत्तर करेंगे, तब यहाँ पर हमको डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी का सीमांत मान होगा, तब उसे हम लोग नाम देते हैं तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। अब ये तात्क्षणिक कोणीय त्वरण अल्फा बराबर जाएगा लिमिट डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी ये टेंस टू 0 रहेगा, और अल्फा इक्वल टू जाएगा डी ओमेगा ओवर डी टी। अब यहां से इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है, और इसकी बीमीय सूत्र ये हो जाएगा आपका m0 L0 t-2, ये इसका बीमा हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि घूर्णन गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी दिए हुए समयांतराल में पिंड के समस्त कणों का कोणीय विस्थापन एक समान होता है। कोणीय विस्थापन क्या रहेगा? विस्थापन एक समान रहेगा। और जब कोणीय विस्थापन किसी दिए हुए समयांतराल में एक समान है तो कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण
भी एक समान होंगे, वे एक समान होंगे। यानी जितने भी पिंड रहेंगे सब, जितने भी कण होंगे सभी कणों का कोणीय वेग भी एक समान होगा, सभी कणों का कोणीय त्वरण भी एक समान होगा। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि जब कोणीय विस्थापन अथवा कोणीय वेग अथवा कोणीय त्वरण ये सूक्ष्म होते हैं तो ये अक्षीय सदिश हैं, अर्थात ये घूर्णन अक्ष की दिशा में ही होते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि किसी कण के रेखीय चरों और कोणीय चरों में संबंध। इसके पहले आपने रेखीय गति में रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग इत्यादि के बारे में आपने अध्ययन किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कण के रेखीय चरों और कोणीय चरों में क्या संबंध है। तो आप लोग जानते हो कि कोण बराबर होता है कि चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ कोण की जगह पर कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, चाप की जगह पर डेल्टा एस हो जाएगा और त्रिज्या हो जाएगा आर। आर डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग कर दें। भाग करने पर जब आप डेल्टा टी से भाग करेंगे तो पाएंगे बाएं पक्ष में डेल्टा एस बटे डेल्टा टी बराबर आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अब मान लेते हैं कि डेल्टा टी अगर शून्य की ओर अग्रसित हो, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब आप पाएंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये आर इस सीमा से स्वतंत्र रहेगा, बाहर कर लिया हमने, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये हो जाएगा डी एस ओवर डी टी बराबर हो जाएगा आर डी थीटा ओवर डी टी। ये बताता आपका तात्क्षणिक रेखीय वेग का परिमाण जो हो जाएगा स्मॉल वी आर, और ये भी आप पढ़े हैं कि ये तात्क्षणिक कोणीय वेग है ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। एक दूसरा ये संबंध मिल गया। साथ ही साथ समीकरण 2 का फिर अवकलन कर दें। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर तो जैसे ही अवकलन करेंगे तो आप पाएंगे dv ओवर dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा ओवर dt। और अभी आप प्राप्त किए हैं कि dv ओवर dt पहले से परिभाषित ये तात्क्षणिक रेखीय त्वरण का परिमाण है, इसे हम लोग व्यक्त करते हैं a से, और ये हो जाता है r, और उधर जाएगा आपका ये अल्फा जो तात्क्षणिक कोणीय त्वरण है। तो ये तीनों समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 किसी कण के रेखीय चरों और कोणीय चरों में संबंध व्यक्त करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध का सदिश रूप क्या होगा। आप जानते हैं कि ओमेगा यहाँ पर एक सदिश राशि है। किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए पिंड का कोणीय वेग एक सदिश राशि होती है जो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है और इसकी दिशा दक्षिणावर्त पेच के नियम से प्राप्त होती है। इसके पहले जब आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वेक्टर प्रोडक्ट में आपको दक्षिणावर्ती पेच का व्याख्या किया गया था, उस नियम की व्याख्या किया गया था। यहाँ पर 2 चक्ति के द्वारा आपको समझाया गया है कि अगर मान लीजिए इस तरह के मोशन कर रहा है तो देखिए घूर्णन अक्ष के परितः ये कोणीय वेग की दिशा इस दिशा में है, और अगर ऐसे कर रहा है तो कोणीय वेग की दिशा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये उसके अनुसार दर्शाया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कोणीय वेग और रेखीय वेग को कैसे सदिश रूप में लिखा जाए। तो एक फिगर जो पहले आपने उसको देख लिया था उस फिगर का ही ये रूप यहाँ पर है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि पहले कण P मान लीजिए किसी समय ये यहाँ पर स्थित है, उस स्थिति में यहाँ
मूल बिंदु O के सापेक्ष P का जो स्थित वेक्टर है वो वेक्टर R है। और साथ ही साथ अभी आपने देखा है कि कोणीय वेग की जो दिशा होती है वह घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो हम लोग निकालते हैं ओमेगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R इज इक्वल टू, तो ओमेगा क्रॉस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R की जगह पर आप लिख सकते हैं कि वेक्टर रेखा OC प्लस वेक्टर रेखा CP, ये त्रिभुज योग के नियम से लिया गया है जो प्राप्त होगा। अब आप क्या करिए, वितरण नियम का जिस तरह से पालन करता है उसके अनुसार देखा जाए तो वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर OC प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस CP वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R। अब इसका जो पहला पद है इस पर विचार करते हैं, परंतु वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर रेखा OC इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। यहां आप लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, अतः इस समीकरण 1 से आप क्या पाएंगे, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर रेखा CP। अब इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर CP, इस वेक्टर की जो दिशा होगी वह वेक्टर ओमेगा यानी यहाँ जो चित्र में दर्शित है, और साथ ही साथ वेक्टर रेखा CP के ये लंबवत होगा। ये तभी संभव है जब कण जिस पथ यानी जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उस वृत्तीय पथ के परिध पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश हो, अर्थात वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर CP की जो दिशा है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। साथ ही साथ वेक्टर ओमेगा और वेक्टर रेखा CP एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः इसका परिमाण पहले हम लोग देखें, इसका परिमाण ये हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू जाएगा CP, और CP इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं R परपेंडिकुलर, जिससे कि यहाँ वेक्टर R के और यहाँ इस R में कोई कंफ्यूजन न हो। तो यहाँ पर अब ये देखिए वेक्टर ओमेगा क्रॉस CP वेक्टर इसका परिमाण हमको मिल रहा है ओमेगा इंटू R, और यह है इस बिंदु पर रेखीय वेग के परिमाण को दर्शाता है, अर्थात वेक्टर रेखा V यानी वेक्टर V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा क्रॉस CP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा क्रॉस R। ये बताता है आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग का सदिश रूप है। इसका आगे भी हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एक आंकिक प्रश्न। घड़ी के सेकंड वाली सुई के नोक का कोणीय वेग कितना होगा। जैसा आप भली भांति परिचित है कि घड़ी के सेकंड वाली सुई पूरा एक चक्कर करने में वह 60 सेकंड लेती है, यानी एक चक्कर, सॉल्यूशन देखिए, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय तो डेल्टा टी, इसको समांतराल बराबर लेते हैं, कैपिटल T बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड,
और इस एक चक्कर में जो उसका कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन ये बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई रेडियन। अतः कोणीय वेग के समीकरण, कोणीय वेग के समीकरण ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी से आप पाएंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा के जगह पर कोणीय विस्थापन हो जाएगा आपका 2 पाई बटे डेल्टा टी की जगह पर हो जाएगा 60 सेकेंड, ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से काट देंगे पाई बट्टा 30 रेडियन प्रति सेकंड या पर सेकंड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका घड़ी के जो सेकंड वाली सुई है उसके नोक का कोणीय वेग। आइए अब हम लोग दूसरा एकांकी प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक शंकु लोलक 3 मिनट में 120 चक्कर काटता है, इस लोलक का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके सलूशन के लिए कह रहा है 3 मिनट में कुल चक्कर बराबर है 120, इसलिए 1 मिनट में कुल कितना चक्कर काटेगा वो 120 बटे 3 बराबर हो जाएगा 40 चक्कर। आप जानते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 सेकंड में कुल चक्कर बराबर हो जाएगा आपका 40, इसलिए 1 सेकंड में कुल चक्कर कितना हो जाएगा 40 बटे 60 से इधर भाग कर दीजिए, हो जाएगा 4 बटे 6 बराबर 2 बटे 3 चक्कर यानी साइकिल पर सेकंड। ये इसकी वैल्यू आ गया। और 1 सेकंड में किए गए कुल चक्रों की संख्या होता है n, इसलिए n बराबर हो जाएगा 2 बट्टा 3 साइकिल प्रति सेकंड। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कोणीय वेग के लिए सूत्र। कोणीय वेग के लिए समीकरण आप प्राप्त करते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर जब एक चक्कर के लिए देखा जाएगा और उसके आवृत्त के लिए देखते हैं तब हम लोग रखते हैं 2 पाई बटे कैपिटल टी बराबर रखता है 2 पाई गुणे n, क्योंकि 1 बट्टा टी बराबर होता है n के, जहाँ n बताता है 1 सेकंड में किए गए कुल चक्रों की संख्या। अतः ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 गुणे पाई गुणे n की वैल्यू रख दीजिए 2 बट्टा 3 साइकिल प्रति सेकंड। ये बराबर हो जाएगा 4 पाई बट्टा 3 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ये तीन रेडियन प्रति सेकंड। इस तरह से आप कोणीय वेग की भी कोणीय वेग की भी गणना कर लिए। यानी अब वो शंकु लोलक का जो लोलक है गोलक है उसका जो कोणीय वेग आ जाएगा वह 4/3 रेडियन प्रति सेकंड होगा। अब हम आपके लिए लाए हैं गृह कार्य। गृह कार्य में यह दिया गया बहुत आसान है। घड़ी के सेकंड वाली सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका रेखीय वेग आपको ज्ञात करना है। इसके बाद जितने भी हम लोग पढ़े हैं रेखीय वेग, कोणीय वेग और साथ ही साथ कोणीय त्वरण, इन सबों का हम लोग प्रयोग कोणीय गति के समीकरण में करेंगे और साथ ही साथ फिर आगे जो अन्य इसके फार्मूले आएंगे जड़ता गुण वहाँ पर भी इसका उपयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।